हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 आपको समझाया था, जिसमें हमने सेल के साइज के बारे में जाना था कि साइज कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है। इस वाले वीडियो में, यानी कि जो हमारा सेकंड वीडियो इस चैप्टर का, इसमें हम सेल के फंक्शन के बारे में जानेंगे। उसके अलावा जो मेन सबसे ज़रूरी चीज़ है, सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखो, एक तो सेल हमारा इतना छोटा है, पिछले वाले वीडियो में आपने समझा कि सेल होता क्या है। अब यहाँ पर हम लोग सेल का जो पार्ट है, सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम इस वाले वीडियो में जानेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, वहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के पूरे के जो नोट्स हैं ना, पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहेंगे उनको मैं आपको ईजी लैंग्वेज में लिखा दूंगा, ताकि याद करने में भी आपको आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, इसे हम लोग रीड करते हैं। तो 8.4 यहाँ से स्टार्ट करना है रीड करना। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन। आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, है ना। ऑर्गन मतलब कि अंग होते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग। यू हैव स्टडी इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने पिछले वाले क्लास में डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। डाइजेस्टिव ऑर्गन में कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हमारा पैनक्रीज हो गया, लीवर हो गया, ये सभी क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है। और स्टमक हो गया, है ना। और ये सब मिला करके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये अपने क्लास 7 में पढ़ रखा है। Each organ in the system perform different function such as digestion, assimilation and absorption। और जो भी हमारे ऑर्गन है, हमारे पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, सब काम अलग अलग है। कोई डाइजेशन करता है, कोई खाना में से ऑब्जर्व करता है एनर्जी को, है ना, कोई उसे एसिमिलेट करता है। तो सभी का काम अलग अलग होता है। Similarly, different organ of a plant perform specific specialized function. For example, root help in the absorption of water and mineral. Leaf, as you have learned in class 7, are responsible for synthesis of food। या इसी तरीके से बॉडी, हमारे इंसानों की बॉडी में अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। सेम उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके भी जो ऑर्गन होते हैं, उनके भी जो पार्ट्स हैं आप कह लो, वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे जो रूट होता है वो ज़मीन से पानी और मिनरल वगैरह को लेता है, और जो पत्तियाँ होती हैं पौधों में, वो क्या करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं। तो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। अब देखो क्या है ना कि ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था। सेल एकदम छोटा छोटा पार्ट होता है हमारे बॉडी का, बहुत सारे सेल से मिलकर के हमारा ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो अब ये जो सेल होते हैं ना, तो सेल का एक ग्रुप आप ले लो, तो ये सेल का एक ग्रुप मिलकर के टिश्यू बनाता है। फिर बहुत सारे टिश्यूज़ मिल करके फिर हमारा एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो कल मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था कि आप अगर अपने फिंगर में देखोगे तो छोटे छोटे जो चमड़ियाँ होती हैं ना, वो निकलती रहती हैं नाखून के नीचे से। तो एक छोटा सा चमड़ी अगर आप निकालोगे तो वो चमड़ी क्या है पता है, टिश्यू है, ठीक है। वो बहुत सारे सेल से मिल करके बना है, और फिर उसी वही जो चमड़ी आपने निकाला उसी टाइप से बहुत सारे चमड़ियों से मिलकर के, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के हमारा पूरा का पूरा फिंगर बना है, जो कि एक तरह से हमारा ऑर्गन है। समझ आ रहा है बात ना। तो टिश्यू जो होता है बहुत सारे सेल से मिलकर के बनता है, और फिर इन टिश्यू से ही हमारे ऑर्गन बनते हैं। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल। द सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये मैंने आपको जो बताया वही चीज लिखा हुआ है कि पहली ये रियलाइज करती है कि जो ऑर्गन होते हैं वो टिश्यू से बनते हैं, जो कि टिश्यू है हमारा सेल से बनता है। अब आ जाते हैं नीचे, अब पढ़ते हैं मेन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर उनको फोटो दिखाता हूँ। ये आप बुक रखे होगे तो आपको दिख भी रहा होगा, ये वाला, ये देखो, ये ना हमारा एक सेल है, ये इंसानों का सेल है और ये प्लांट्स का सेल है। तो इसके अंदर भी आप देखो कितने सारे पार्ट्स हैं, और सब पार्ट्स का अपना अपना काम है। तो सोचो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, जिसको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो आइए अब हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल मेम्ब्रान के बारे में। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रान। जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है वो सेल मेम्ब्रान होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ये तीन चीज़ें बेसिक है। नॉर्मल में आप पढ़ोगे तो बेसिक में ये तीन चीज़ें आएंगी, उसके बाद डिटेल में और चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद द सेल मेम्ब्रान, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रान। द membrane separated cells from the another and also the cell form to surrounding medium. The plasma membrane is porous and allow the movement of substance और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है ना कि जो सेल मेम्ब्रान होता है, सेल मेम्ब्रान पहले तो समझो कहते किसको है। यहाँ पर आपको मैं फोटो देकर समझाता हूँ। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये बॉर्डर को आप क्या कहते हैं यहाँ पर, सेल में सेल मेम्ब्रान कहा जाता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है या जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल मेम्ब्रान के अंदर ही होता है। सेल मेम्ब्रान से ये ढका हुआ रहता है, और सेल मेम्ब्रान दूसरे वाले यानी कि सेल से इस वाले सेल को अलग करने का काम भी यही सेल मेम्ब्रान ही करता है। है ना। जैसे हम लोग का इंडिया चाइना का बॉर्डर है, इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, उसी तरीके से ये कह लो आप एक तरह से सेल का बॉर्डर होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं और क्या दिया हुआ है सेल मेम्ब्रान के बारे में, उसको भी बता देता हूँ आपको मैं।
तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी दिया है। अब सेल मेम्ब्रेन को अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आपको एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो एक्टिविटी दिया है ना, ये आप घर में नहीं कर सकते, इसको माइक्रोस्कोप से आप स्कूल में ही कर पाओगे। तो इसमें आपको मैं समझाता हूँ कि आपको लेना है वही क्या बोलते हैं, प्याज का अंदर बाहर का छिलका निकाल देना, और अंदर का जो उसका पार्ट होता है ना, उसको छोटा सा एकदम कट कर लेना है ना, ब्लेड वगैरह से कट करना, उसको फिर माइक्रोस्कोप में रखना है, और फिर उसमें कलर किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, कलर करने से उसका जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग और डिटेल में देख सकते हैं। तो कलर किया जाता है, वो आपको स्कूल में मैं कराऊंगा, यानी कि जब स्कूल ओपन होंगे तब आपके टीचर कराए जाएंगे। तो उसको फिर जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना प्याज के छोटे से एकदम पार्ट को, तो आपको उसके अंदर कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो ये है ना, ये हमारा प्याज के अंदर का पार्ट है। तो द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल, जो आपने ओनियन का सेल देखा, तो इसका जो बाउंड्री आपको दिख रहा है ना, ये लो, जिसमें मैं अपना ही पेंसिल चला रहा हूँ, यही क्या है, सेल मेम्ब्रान है, कवर बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। और ये जो सेल मेम्ब्रान है ना, ये तो हमको भी बड़ा उतना खास नहीं दिख रहा है, केवल एक लाइन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ना ये 2 लाइन होते हैं। मैं आपको इसका फोटो फिर से दिखाता हूँ, जितना आप अच्छे से फोटो देख करके समझ सकते हो उतना नॉर्मल नहीं समझ पाओगे। देखो यहाँ पर ये ना, ये अंदर देखो आप, यहाँ पे डबल लाइन दिख रहा है, यहाँ पर देखो एक सिंगल लाइन है, ये सेल मेम्ब्रान है, और उसके ऊपर एक सेल वॉल भी होता है। और ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है। इंसानों के जो सेल होते हैं ना, या एनिमल्स के सेल, उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, यहीं पर मैं अभी आपको आगे चल कर समझाऊंगा। तो ये देखो, ये हमारा कहाँ गया, ये रहा। तो अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, द सेंट्रल डेंस राउंड बाय अ बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और आपको यहाँ पर जो सेंटर में गोल गोल बॉडी दिख रही है ना, ये क्या कहलाते हैं, ये न्यूक्लियस कहलाते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस, और ये जो आपको बीच में ये सेल मेम्ब्रान और ये न्यूक्लियस हो गया, बीच का जो खाली इलाका है ना, ये एक्चुअल में जेली की तरह होता है, ठीक है। और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, यही क्या है, न्यूक्लियस के बीच में, इसे ही हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये इंसानों में भी होता है साइटोप्लाज्म, और प्लांट्स में भी होता है। अब यहाँ पर बूझो को क्या जानना है भाई, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। यानी कि इंसान को तो सेल वॉल नहीं होते हैं, सेल होता है इंसान में, लेकिन उसमें सेल मेम्ब्रान होता है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता। लेकिन प्लांट्स में क्यों होता है, ये बूझो जानना चाहता है। तो देखो क्यों होता है। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रान गिव्स शेप टू द सेल, है ना। सेल मेम्ब्रान का काम क्या है, शेप देने का काम करता है वो। जैसे बॉर्डर जो है हमारा इंडिया के जैसे बॉर्डर है चारों साइड से, तो उससे हमारे इंडिया को एक नक्शा मिलता है, शेप मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रान होते हैं वो सेल को नक्शा देने का काम करते हैं, उसके शेप देने का काम करते हैं। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रान देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेल मेम्ब्रान के अलावा भी एक बाहर में एक और पार्ट होता है जिससे सेल वॉल कहा जाता है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडेड इन द सेल मेम्ब्रान इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। Plants will need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. यानी देखो they are exposed to these variants because they cannot move. अब देखो क्या होता है कि हम इंसान हैं, हमको अगर ठंड लगेगा हम जल्दी से रजाई के अंदर घुस जाएंगे, बारिश आएगा तो घर में आ जाएंगे, गर्मी लगेगा नहा लेंगे। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो तो एक जगह पर एकदम खड़े रहते हैं, पानी आए चाहे धूप निकले कैसे हो रहे, तो उनके बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर उनके पास सेल वॉल रहता है। सिंपल लैंग्वेज में एकदम समझ जाओ, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्योंकि वो एक ही जगह में है, उनको हर मौसम को झेलना है, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, उनके टिश्यू के ऊपर जो उनका सेल होता है उसके ऊपर एक सेल वॉल भी रहता है। क्लियर है। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील्स ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ट्राडेस्केशिया। हाँ, ट्राडेस्केशिया एक तरह का प्लांट होता है। रुको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। ट्राडेस्केशिया, इसको रीड कर लेते हैं। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन, पहली आज बूझो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। यानी कि देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो सेल्स होते हैं ना, जो हमने प्लांट का सेल पढ़ा, प्याज में हमने देखा, तो उसके अलावा एक ट्राडेस्केशिया नाम का एक पौधा होता है, ये आप घर वगैरह में देखोगे। रुको मैं आपको इसको सर्च करके दिखाई देता हूँ। ये वाला पौधा आ गया, आप इसका मैं पत्ता दिखाऊंगा ना तो आपको इसको याद आ जाएगा कि आपने इसे कहीं ना कहीं तो देखा ही है। ओपन हो जाओ, इमेज में देखते हैं। देखो ये प्लांट आपने घर में देखा होगा, शो पीस के लिए लगाया जाता है घर के बॉर्डर वगैरह में, तो यही होता है प्लांट। इसका जो पत्ता है ना, इसमें हम लोग आसानी से देख सकते हैं। उसके अलावा एलोडा का नाम का भी एक होता है, रोहियो नाम का भी प्लांट होते हैं। ये सब प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। तो ये सब जो प्लांट्स होते हैं इनके पत्तों का आप आसानी से देख सकते हो, इसके अंदर आप सेल को देख सकते हो, ठीक है। तो इसको अब हटाते हैं, एक सेकेंड रुको, और अपना पेंसिल ले लेते हैं। तो इसके अलावा ये तो हमने अभी पढ़ लिया, अब हमने क्या जाना, प्लांट्स के बारे में जाना, प्लांट्स के सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब पहली जो है बूझो से पूछती है कि क्या हम लोग एनिमल का सेल, एनिमल में देखो इंसान भी आते हैं जानवर भी आते हैं, साइंस की लैंग्वेज में एनिमल दोनों हो जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के सेल के बारे में क्या हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे भी तो इसके लिए हमने क्या किया था, प्याज लिया था, प्याज को कट किया था, फिर यहाँ पर पत्ता के बारे में बताया कि पत्ता को भी आप कट करके देख सकते हो। तो इंसानों के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दिया है 8.4, इसमें आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ
नॉर्मल कि सबसे पहले आपको एक डंटी ले लेना है छोटा सा, चाहे आप उसको दांत साफ करने वाला डंटी ले लो या फिर एक माचिस का डंटी ले लो, ठीक है। उसके बाद अपने जो चीक्स है ना, आपके गाल, उसको थोड़ा सा उसको खुदेरो, अपने गाल को थोड़ा सा इसी से करो, ठीक, जैसे हम लोग खुजली होता है तो करते हैं ना, उस तरीके से करो। तो जो छोटे छोटे टिश्यू होंगे ना वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे ये डंटी है ना, तो इसके मुंह के पास जिसमें आप खुदेरे हो ना, जहाँ पर गाल में रब की हो जहाँ पर, वहाँ पर टिश्यू ऑटोमेटिक आ जाता है। टिश्यू भी आ जाएगा है ना, सेल भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आ जाता है। हाँ, इतना ज़्यादा ही मतलब खोल देना कि खून निकलने लगे, एकदम हल्का सा करना है, उतना ही सन हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है, वही इसमें दिया हुआ आयोडीन वगैरह डाल करके, वो सब आपको डिटेल में स्कूल में समझाया जाएगा क्यों डाला जाता है और कैसे उसमें आयोडीन वगैरह के ड्रॉप डालते हैं। तो फिर उसको आप जब देखोगे तो फिर आपको उसमें सेल मेम्ब्रान दिखेगा साफ साफ, काइटोप्लाज्म, सॉरी जो साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा। लेकिन ये सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल सेल, लेकिन जो सेल वॉल है वो आपको एनिमल के सेल में यानी कि हम इंसानों के सेल में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये एक्टिविटी है वो स्कूल में आप कराएंगे। देखो ये इसी टाइप से आपको दिखेगा, वहाँ पर आपको एक दिखेगा, ये तो बहुत सारे टिश्यू है, ये एक सेल ये है, ये जो एक दिख रहा है ना, ये एक सेल है, इतना सा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ तक था। उसके बाद ये एक सेल है, एक ये है, एक ये है और एक ये सेल है। ये सब है ना, पांचों के पांचों अलग अलग सेल हैं और ये पूरा सेल मिला करके इसको आप कह सकते हो कि टिश्यू बनाता है और फिर टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिखेगा मेम्ब्रान, ये ऊपर वाला जो बॉर्डर ये मेम्ब्रान है, ये बीच का जो इलाका है खाली खाली ना, ये जेली टाइप से होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये हमारा सेल मेम्ब्रान है, ठीक है। ये जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रान होता है, एक देखो ये बीच का जो ये है ना हमारा न्यूक्लियस है और इसका भी एक इसके लिए भी एक बॉर्डर होता है। यहाँ पर देखोगे आप, जैसे हमारा सेल के लिए एक बॉर्डर है उसी तरीके से न्यूक्लियस के लिए भी एक बॉर्डर है। तो न्यूक्लियस का जो बॉर्डर होता है ना उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रान कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। पानी वगैरह पी लिया हमने, आई होप आपने पी लिया होगा। तो देखो साइटोप्लाज्म, ये बीच वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रान एंड द न्यूक्लियस। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रान और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, ठीक है। वेरियस अदर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज है ना, ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है अलग अलग जो भी और भी पार्ट्स हैं ना इसके अंदर। अभी तो केवल आपने नॉर्मल चीज़ों को देखा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है सेल की वो प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है। ये जो हमारा एक तरह से आप कह लो जेली लाइक जो सब्सटेंस है उसी के अंदर ये पाए जाते हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं, इसी बारे में भी आपको मैं आगे और जो फोटो दिखाऊंगा ना तब डिटेल में समझाऊंगा। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होती है, राइबोसोम्स होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। इनके बारे में भी आपकी इस वाले बुक में नहीं दिया हुआ है। जब आप क्लास 9th और 10th पहुँचोगे, 9th में पहुँचोगे तभी आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब आते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में समझ लिया, अब आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये जो अंदर का हमारा मेन एरिया है, ये न्यूक्लियस भी बहुत ही काम का चीज़, वैसे तो पूरे के पूरे चीज़ ही काम के हैं लेकिन अब एक न्यूक्लियस ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये स्फेरिकल शेप में होता है और एकदम सेंटर में पाया जाता है नॉर्मली। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाई मेम्ब्रान कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रान। और यही जो न्यूक्लियस है ये वाला, ये अलग हो जाता है साइटोप्लाज्म से। किस चीज़ से अलग होता है, तो इसका भी एक बॉर्डर होता है, ये वाला जो है ना इसका भी एक बाउंड्री है, एक बॉर्डर है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रान कहते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था वही चीज़ वहाँ पर दिया हुआ है। दिस मेम्ब्रान इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। और ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रान होता है या फिर आप कह लो ये जो सेल मेम्ब्रान होते हैं ना, ये पोरस होते हैं, यानी इसमें छोटा छोटा आपको छेद दिखेगा अगर आप और डिटेल में इसको देखोगे माइक्रोस्कोप से। तो इसके अंदर फिर क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ इसके अंदर बाहर होती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो इसका भी न्यूक्लियर मेम्ब्रान होता है ना, तो ये भी थोड़ा सा पोरस होता है और इसके भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अंदर बाहर होते रहती हैं। जो चीज़ें कंपोनेंट जहाँ पर जरूरत रहता है वहाँ पर वो जाती है। तो दिस मेम्ब्रान, हाँ ये वाला हो गया हमारा टॉपिक। इसके बाद देखते हैं, विथ ए माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोलस कहा जाता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये अगर हम लोग और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे ना न्यूक्लियस को, तो इसके अंदर भी एकदम केंद्र होता है, इसका भी एक सेंटर होता है जिसे ही कहा गया हमारा, फिर से पढ़ता हूँ इसको, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। क्लियर है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक रस्सी की तरह, धागे की तरह आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, कॉल्ड क्रोमोसोम, और इसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम बहुत ही मजेदार चीज है। क्यों मजेदार है, तो दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। यानी कि देखो ये न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर आपको क्रोमोसोम दिखेगा। ये जो धागा धागा दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये धागे की तरह रहता है। और ये क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं।
जीन्स किसको बोलते हैं पता है? तो जीन्स के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में रुको समझा देता हूँ। यही वही चीज़ है जो यहाँ पर नीचे में लिखा है ना, उसी को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, इसी में आपको समझा देता हूँ। तो देखो जीन क्या होता है? जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम लोग यानी कि जो जीवित हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे बकरियाँ हो, है ना, चाहे कोई भी एनिमल हो, तो इसके अंदर जो होता है एकदम स्ट्रक्चरल, आप कह सकते हो अनुवांशिक चीज़ होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है अनुवांशिकता, अनुवांशिक चीज़ों को लाना पहुंचाना। अभी ये अनुवांशिकता क्या होता है, चलो मैं आपको वो समझाता हूँ। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। This mean that your parents pass some of their characteristics on to you. If your father has brown eye, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in the different characteristics. अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये था हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर हमारा है एक क्रोमोसोम्स, है ना, क्रोमोसोम बोलते हैं ना, हाँ क्रोमोसोम ही बोलते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन्स। अब जीन का काम क्या है ना कि आपके जैसे देखना, आपके पापा का अगर करली हेयर है, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका भी जो बाल होगा ना वो भी करली होगा। समझ आ रहा है? अगर आपके पापा का आई जो है ब्राउन है तो आपका भी आई ब्राउन होगा। जरूरी नहीं कि पापा का, दादा का भी कई बार होता है कि दादा का जो गुण रहते हैं, दादा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी पोते में आ जाते हैं, पोती में पहुंच जाते हैं। मम्मी पापा का, नाना नानी का, यानी कि बहुत सारा ये जिनसी, यही जो जीन होता है ना, यही एक खासियत को, एक कह सकते हो आप कि एक गुण को, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। दादा दादी से पापा मम्मी तक ले जाएगा, मम्मी पापा से फिर बच्चों तक लेके जाता है। इस तरीके से वो जो गुण होते हैं वो एक, आप कह सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह वो चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बार आप सुने भी होंगे, बचपन में छोटे बच्चों को देखते हैं ना तो बोलते हैं कि अरे ये तो अपने दादा में किया है, अरे ये तो अपने नाना में किया है, इस तरीके से बोलते हैं। वो इस जीन की वजह से होता है। जीन ही जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन द इनहेरिटेंस एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जैसे एक तो ये काम जीन वाला काम करता ही है, अनुवांशिकता वाला, उसके अलावा ये कंट्रोल सेंटर का भी काम करता है। द इंटायर कॉन्टेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। यानी कि जितना भी हमने भी चीज़ पढ़ा ना, ये सब है ना, न्यूक्लियस पढ़ा, ये साइटोप्लाज्म पढ़ा, तो ये सबको मिला करके एक हमारा जो पार्ट बनता है, उसको अगर साइंटिफिक आप नाम देना चाहो तो उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब पहली क्या जानना चाहती है? तो पहली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन द सेल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है ये वाला, क्या इसका जो साइज होता है या शेप होता है वो क्या सभी में सेम रहता है क्या? जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया या बैक्टीरिया, ऐसे भी सेम रहता है क्या? तो ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया में ये अलग होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। द न्यूक्लियस ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रान। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो तो सिंगुलर हमारा होता है, उसमें तो मल्टी सेलुलर होते नहीं ऑर्गेनिज्म। तो वो जो उसके में क्या होता है ना, उसमें ये सेल मेम्ब्रान पाया ही नहीं जाता। और सेल मेम्ब्रान का काम क्या है? शेप देने का काम है। अब सेल मेम्ब्रान ही नहीं है तो इसका जो शेप रहेगा वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए बैक्टीरिया का जो सेल्फ होता है वो अलग अलग होता है। देयर इज नो। तो अब देखो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। इसके बारे में भी डिफरेंस लिखने के लिए आता है, तो यहीं से आपको इसको समझ के लिखना है। क्या होता है कि द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रान। यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रान नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और इसी टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यानी कि जिसका सेल प्रोकैरियोटिक है वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा, जो कि आपको नदी वगैरह में दिखेगा, नदी या फिर तालाब वगैरह में ब्लू ग्रीन एल्गा जो दिखता है ना, काई, उसी को कहा जाता है। ये सब में क्या होता है? ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रान नहीं होता, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। अब दूसरा देखो कि द सेल लाइक ओनियन सेल एंड चीक सेल, यानी जैसे आपने अभी प्याज का सेल देखा या फिर अपने गाल से आपने जो सेल निकाला था खुदेर करके, तो उनके में क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है अच्छे से न्यूक्लियस, और उनके में न्यूक्लियर मेम्ब्रान भी होता है। ठीक है, प्याज वाला में या फिर आपके गाल वाला में, दोनों में अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रान देखा। आर डिजाइनेड एज यूकैरियोटिक, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, क्योंकि इनके में न्यूक्लियर मेम्ब्रान पाया जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रान नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रान है तो यूकैरियोटिक। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ब्लू ग्रीन एल्गा या बैक्टीरिया को छोड़ करके वो सभी यूकैरियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो उनके में जो सेल होता है ना वो यूकैरियोटिक होता है और सेल में सेल मेम्ब्रान, न्यूक्लियर मेम्ब्रान पाया जाता है।
क्लियर है? ये अच्छे से एक बार और रीड करना और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही बचा अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। व्हाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म? इट इज कॉल्ड वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ओनियन सेल। यानी कि आपने जब स्ट्रक्चर देखा होगा उसमें प्याज वाला, तो उसमें आपको एकदम बीच में खाली जगह दिख रहा होगा। ये जो बड़ा सा आपको खाली जगह दिख रहा है ना, यही क्या है? वैक्यूल है। ये प्याज वगैरह में होगा, यानी प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल के सेल में भी पाया जाता है। बस फर्क ये है कि प्लांट वाले सेल में ये बड़ा सा होता है और एनिमल के सेल में ये छोटा होता है। मैं एनिमल जहाँ जहाँ बोलूँ ना, तो आप समझ जाना एनिमल में इंसान और जानवर दोनों आते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, आगे चलते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड ये हो गया था। लार्ज वॉक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल, वॉक्यूल इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। वही चीज बोला जा रहा है कि प्लांट में बड़ा होता है और एनिमल्स में छोटा होता है। यू हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ, वही फिर आगे ये इतना खतरनाक प्लांट का नेम है ना, इसको मुझे रीड करने में नानी याद आ जाती है। ट्रॉडेस केशिया है ना, ट्रॉडेस केशिया लिख, इसको क्रेशिया कहते हैं, टिया मत पढ़ना। ठीक है, तो ट्राडेस केशिया जो प्लांट है उसके जब आपने पत्ते में देखा होगा तो साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारे कलर वाले भी चीज़ें दिखी होंगी। ये ना पत्ते में दिखा होगा, प्याज वाले में ये नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? तो मैं आगे बताता हूँ आपको। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। और ये जो कलर कलर वाली चीज़ें हैं ना, ये सब, ये देखो आपको ये येलो दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये सब फैली हुई रहती हैं पत्ती के, है ना, सेल में। जो प्लांट्स होते हैं उसके पत्तों के सेल में ये फैले हुए रहते हैं। These are called plastids। इन्हें क्या कहा जाता है? plastids कहा जाता है। They are of different color, some of them contain green pigment called chlorophyll। उनमें से कुछ में क्या होता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है, जिससे जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाने का काम करते हैं। बहुत जरूरी होता है क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। ग्रीन कलर प्लास्टाइड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो ग्रीन कलर के जो प्लास्टाइड्स, तो देखो यहाँ पर दो टाइप से आपको प्लास्टाइड दिख रहे होंगे, तो ग्रीन कलर वाले को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और इसी जो क्लोरोप्लास्ट है ना, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पत्तों में ग्रीन कलर होता है। और यू में रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं पौधों के खाना बनाने के प्रोसेस को। ठीक है, तो यही जो क्लोरोफिल है बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, इस वाले में, एक जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है इसमें। चलो अब आगे चलते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं एनिमल के सेल में और प्लांट के सेल में। ये देखो एनिमल का सेल है और एक प्लांट का सेल है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक टेबल बना करके, इसको आप खुद से भी करना, मैं आपको एक आग तो समझा देता हूँ। देखो सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन बाहर वाला आपको दोनों में दिखेगा। सेल वॉल जो होगा वो केवल इसमें होता है, प्लांट्स वाले में होता है, एनिमल वाले में सेल वॉल नहीं होता। न्यूक्लियस जो है दोनों में होगा, ये अंदर वाला जो है ना हमारा, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों में प्रेजेंट हो जाएगा। न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन होता है वो दोनों में होता है, प्लांट वाले में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा आपको, बॉर्डर न्यूक्लियस का, और उसी तरीके से जो एनिमल के होंगे उसमें भी आपको दिखेगा। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। यहाँ पर ये देखो, ये जो अंदर में जली जली इलाका है ना, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और इसमें भी जो बीच का जो इलाका है ये पूरा पूरा साइटोप्लाज्म है ना। प्लास्टिड्स जो दिख रहा है यहाँ पर, तो प्लास्टिड्स केवल प्लांट वाले में पाया जाता है, एनिमल में ये प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। और जो वैक्यूल है ये दोनों में पाया जाता है, बस फर्क यही है कि प्लांट्स में बड़ा होता है और एनिमल में जो वैक्यूल है ये देखो छोटा छोटा होता है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाले वीडियो में मेरा थोड़ा तबियत ठीक नहीं था, इसीलिए हो सकता है उसमें थोड़ा सा मैंने आपको कन्फ्यूज़ किया हो, लेकिन ये जो सेकंड वीडियो है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, और इसी सेकंड वीडियो से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस के जो आंसर है ना वो मिलने वाले हैं आपको। तो अगर आपने यहाँ पर ये सेकंड वीडियो डिटेल में देखा है तो आपको जो भी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर समझाने वाला हूँ आपको ना एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब दोबारा आप चैप्टर को रीड करने आओगे तो ये जो हमारा दिया रहता है व्हाट यू हैव लर्न, इसे बस आप रीड कर लेना। इससे होगा ये कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर रीड नहीं करना पड़ेगा, उसका एक तरह से सारांश दिया रहता है यहाँ पर। इसको आप रीड करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली ही रिवाइज हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसके बारे में मैंने चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो आप यहीं से इसका रिवाइज कर सकते हो। इसमें से कई बार ना क्वेश्चन आंसर भी हमको मिल जाते हैं। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जो इसका क्वेश्चन आंसर रहेगा वो डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।